मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कांस्टेंट मोशन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। पेपर फर्स्ट है, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पार्ट ए है, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो डालना पहले हेडिंग। चलिए साहब डाल देता हूँ मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा, हेडिंग क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट्स। ओके सर, ओके, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यावरोध, ठीक है। चलो डिस्कस तो हम करते रहेंगे, पहले डाल देते हैं हेडिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, व्यावरोध। चलो साहब, एक लाइन जो बोल रहा हूँ ना, उस पूरी लाइन पे ये व्यावरोध आधारित है। और यार वो लाइन क्या है जरा ध्यान देना थोड़ी सी। तो व्यावरोध कंस्ट्रेंट मोशन होती है। अरे यार समझ रहे होगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या होती है, यानी कि व्यावरोधित गति होती है जिसमें कोई कण सभी दिशाओं में गति नहीं कर सकता। बोलो ये लाइन क्लियर हुई है नहीं हुई। ये 100 रुपये की एक लाइन है, इस लाइन को ठीक से फोकस कर लो। मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ, हर एक लाइन को लिखते हुए कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि पहला पॉइंट मेरे पास क्या है मेरे दोस्त, कि जो ये कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है, लाइन पे फोकस करो। कंस्ट्रेंट, ठीक है बेटे, कंस्ट्रेंट क्या होती है, एक व्यावरोध जो होता है, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में, कंस्ट्रेंट मोशन होती है, ठीक है। लाइन पे फोकस करें, कंस्ट्रेंट, ओके सर, कंस्ट्रेंट मोशन होती है, ठीक है सर, कंस्ट्रेंट मोशन होती है जिसमें कोई कण, जिसमें कोई पार्टिकल, जिसमें कोई कण, ठीक है, कोई कण स्वैच्छिक रूप से, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, ये लिख दो, इसमें कोई कण, ठीक है, सभी दिशाओं में गति नहीं कर सकता। सभी दिशाओं में गति नहीं कर सकता, गति मोशन नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ पहले, ये लाइन क्लियर हुई है नहीं कर सकता। अगर ये लाइन क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो फिर मैं इसको समझाता हूँ। अरे एक लाइन से समझ गए होगे सारी कहानी, कि जो व्यावरोध होता है वो व्यावरोधित गति होती है जिसमें कोई कण सभी दिशाओं में गति नहीं करता। अब कण की गति व्यावरोधित गति है, यानी कि कंस्ट्रेंट मोशन है, तो कण एक ही दिशा में, यानी कि कण की एक निश्चित दिशा में गति संभव है, केवल एक निश्चित दिशा में गति संभव है। अगर आप चलते हो बिल्कुल सीधा, लो मैं चला बिल्कुल सीधा, तो मैं ऐसे चलता रहूंगा, ठीक है, मुझे ना तो इधर घूम के जाना ना मुझे इधर घूम के जाना है, समझ गए चीज को, तो बिल्कुल मैं सीधा चलता रहूंगा। ये चीज ध्यान देना आपको, केवल एक ही दिशा में गति संभव है। अरे यही तो मतलब हुआ इसका यार, कैसे समझ नहीं पा रहे हो आप इस चीज को। चलिए मैं एक पॉइंट नेक्स्ट वाला और समझता हूँ, इस चीज को थोड़ी गहराई में लेके जाओ, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। चलो फिर देखते हैं, बातों में कुछ रखा नहीं है तो। कण की गति, इस लाइन को भी लिख रहा हूं मैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, कण की गति, ठीक है सर, कण की जो मेरे पास मोशन है, कण की गति, ठीक है, कौन सी है बेटे, व्यावरोधित है, कंस्टेंट मोशन है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यावरोधित है। लो साहब मैंने यहां लिख दिया व्यावरोधित है, ठीक है सर, कण की गति व्यावरोधित है, ठीक है। अतः गति केवल एक दिशा में संभव है, अतः गति केवल एक ही दिशा में संभव है, एक ही दिशा में संभव है। लो साहब, दिशा में संभव है। आपके नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार एग्जाम्पल डाल दो, यहाँ पर एग्जाम्पल डाल दो। तार पर फिसलता कण, एक रेखा में गति, यानी कि इसे बोलते हैं लीनियर मोशन। गोले पर फिसलता हुआ कण या गोले पर फिसलता हुआ पिन, बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ में इसके आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपने गेंद पर किसी व्यक्ति को लगता हुआ देखा होगा, गेंद को बड़ी तेजी से घुमाते हुए, हाथ पे नहीं, गेंद के ऊपर, बहुत बड़ी गेंद होती है और उसके ऊपर जो है, यानी कि इतनी बड़ी गेंद है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़े होकर उस गेंद को जो है पूरी तरह से घुमाता है, तो वो एक ही दिशा में होती है। थोड़ा सा भी अगर मोशन चेंज हुई ना तो पूरे के पूरी गेंद पार और आदमी धम से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखवा दूं, तार पर फिसलता कण लिखवा दे जाओ मैं, तार पर फिसलता कण, तार पर फिसलता कण। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट होता है ना वो भी तार के अंदर एक दिशा में प्रवाहित होता है ना। चलिए साहब, तार पर फिसलता कण, ओके सर, तार पर फिसलता कण, फिसलता
कण। अच्छा ये बताओ, ये एग्जाम्पल तुम्हारे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सिंपल से एग्जाम्पल है, आराम से समझ लो, समझ जाओगे, ठीक है। किसी गोले के पृष्ठ पर गति, ओके सर, किसी गोले के पृष्ठ पर गति, किसी गोले के पृष्ठ पर गति, ठीक है सर, ठीक है, मान गए सर, किसी गोले के पृष्ठ पर गति, इत्यादि कर दो, आदि कर दो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल पढ़ोगे यार इसके, कितने एग्जाम्पल पढ़ोगे? अगर आप किसी ढलान पर से सिलेंडर को लुढ़का दोगे तो वो भी क्या तुम्हारे पास बयावरोध का एग्जाम्पल होता है एक। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में बहुत देखने मिल जाएंगे, लेकिन कभी समझते नहीं। देखो इसका जो यूज़ होता है ना वो मैकेनिक्स में होता है यार, जो बीटेक वाले होते हैं इंजीनियरिंग लाइन में, जो इंजीनियरिंग करते हैं ना, वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है। और ये फिजिक्स आजकल डाल दी गई है BSc MSc में, पर घबराओ मत यार, मैं आपके साथ हूँ, डरने वाली क्या बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, बयावरोध किस काम में आता है यार? ये तो पता चला है, ये बयावरोध किस काम में आता? तो मैकेनिकल, ध्यान देना, मैकेनिकल सिस्टम की गति को समझने के लिए हम इस बयावरोध का यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहा हूं, अभी कहीं भी चित्र की जरूरत नहीं है। चित्र की जरूरत पड़ी? बताओ जरा मुझे, चित्र की जरूरत पड़ी? सिंपल सी थ्योरी लिखवा रहा हूं, आराम से समझ जाओगे। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ दो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेवजह में टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है यार मेरे दोस्तों, ये तो बताओ ज़रा। चलिए आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रही हूँ। देखो मैकेनिकल सिस्टम, ओके सर, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है सर, मैकेनिकल सिस्टम की गति को समझने के लिए, गति को समझने के लिए, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम की गति को समझने के लिए, ठीक है सर, ठीक है, ओके, मैकेनिकल सिस्टम की गति को समझने के लिए, ठीक है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है बेटे, कंस्ट्रेंट्स का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, ओके ओके सर, ओके, किया जाता है, ओके ओके ओके, मैकेनिकल सिस्टम की गति को समझने के लिए कंस्ट्रेंट का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसका अच्छा एक नेक्स्ट पॉइंट और लिख पाता हूँ। एक नेक्स्ट पॉइंट यूज ये होता है कि किसी कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शा सकते हैं। जितनी भी हमारी कंस्टेंट मोशन होती है, इस कंस्टेंट मोशन में किसी भी कण को एक पॉइंट द्वारा दर्शा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि कण की मोशन को 3 कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत लंबी कहानी है, नहीं है, ठीक है साहब, चलो, यानी कि कण को, ठीक है, कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा, लाइन पे फोकस करें, कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा, कोऑर्डिनेट यानी कि एक निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है, कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जा सकता है, ओके ओके, दर्शाया जा सकता है, ठीक है सर। जबकि कण की गति को, जबकि बेटे किसकी गति को? जबकि कण की गति को, कण की गति को, ओहो शक्तिमान बना दो, कण की गति को, ठीक है सर, कण की गति को 3 कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, ओके सर, दर्शाया जाता है। अच्छा ये लाइन समझ में आई आपके? आ गई होगी, आगे यूज करेंगे इसका। तो कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है, ध्यान देना, कण को एक कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है और कण की गति को 3 कोऑर्डिनेट द्वारा दर्शाया जाता है। मौके पे चौका मारो, छक्का मत मारो, मौके पे चौका मारो। चलिए साहब, एक लाइन हो गई। अच्छा एक लाइन और होती है, यानी कि किसी सिस्टम की अवस्था को समझने के लिए या किसी सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए कोऑर्डिनेट की जो संख्या होती है वो बयावरोध के उपयोग से कम हो जाती है। अगर जितने ज़्यादा बयावरोध का आप यूज़ करोगे उतने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएंगे? आपके कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा यूज़ ये भी होता है, ठीक है। चलिए साहब, एक पॉइंट मैं और लिखवा दे रहा हूँ, यानी कि किसी सिस्टम की, यानी कि किसी सिस्टम मतलब तंत्र या निकाय, किसी सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए, ठीक है, कि सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है सर, कोऑर्डिनेट। चलो मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ, कोऑर्डिनेट यानी कि किसी सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए जो कोऑर्डिनेट की संख्या होती है, कोऑर्डिनेट की जो संख्या आती है बेटे, कोऑर्डिनेट की संख्या, ठीक है, किसी सिस्टम की अवस्था को दर्शाने के लिए कोऑर्डिनेट की जो अवस्था होती है, कोऑर्डिनेट की जो संख्या होती है, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट, ठीक है बेटे, कंस्ट्रेंट्स के यूज से कम हो जाती है, के उपयोग से, यानी कि यूज से क्या हो जाती है बेटे, से कम हो जाती है,
कम हो जाती है। ओके ओके सर, कम हो जाती है। अब ये बताओ क्या ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हो। एक लोलक पकड़ लो, यानी कि आपने पढ़ा ना लोलक, सरल लोलक पढ़ा होगा आपने। ये पॉइंट फिक्स करो और ये जो रोलर होगा यानी कि जो ये लोलक होगा, रोलर नहीं लोलक जो होगा सरल लोलक, वो इधर उधर क्या करेगा, मोशन करेगा। पर ध्यान देना जो इसकी लंबाई होगी बिंदु ओ और जो लोलक की जो गति होगी, यानी कि लोलक मैंने बोल दिया ये, तो बिंदु ओ और लोलक के बीच की दूरी सेम रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगी। कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होंगे, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कोऑर्डिनेट लगातार चेंज होते रहेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होगी, बिंदु ओ और लोलक के बीच की जो डिस्टेंस है एल वो सेम रहती है। यही दोनों में व्यावरोध होता है। यानी कि जब एक लोलक गति करता है, एग्जाम्पल में जरा फोकस करना है बेटे, जब एक लोलक गति करता है, लोलक देखा है आपने, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे लोलक के। बेटा यहाँ टिक लगाओ और यहाँ टिक लगाओ और कुछ समय बाद देखो ये कहाँ पहुंच गया। अरे तो भैया वो तो डिस्टेंस कम ही तय करेगा बाद में। चलिए देखते हैं, जब एक लोलक गति करता है, जब एक लोलक गति करता है तो इसकी गति को दर्शाने के लिए, ठीक है, इसकी गति को, ओके, गति को क्या करने के लिए बेटे, दर्शाने के लिए, इसकी गति को दर्शाने के लिए, ओके 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 के लिए, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट यूज किए जाते हैं, ठीक है साहब। तो पहला होता है कार्तीय निर्देशांक, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक होते हैं बेटे। कौन कौन से होते हैं देखो जरा ध्यान देना। कार्तीय निर्देशांक हो सकते हैं x, y, ठीक है, और एक आता ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट, ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है साहब, ध्रुवीय निर्देशांक, ओके ओके ओके, ये हो सकता है r थीटा, क्या होगा बेटे, r थीटा, ठीक है, होगा यूज। लेकिन पूरी गति में यानी कि संपूर्ण गति में, लाइन पे फोकस करना है, संपूर्ण गति में बिंदु ओ तथा लोलक के बीच की दूरी, लोलक के बीच की दूरी कैसी रहती है बेटे, एल ही रहती है, ये मैंने एल मान रखा, एल ही रहती है। अतः यह अवरोध है, अतः ये क्या, व्यावरोध है, अतः यह क्या बेटे, ये व्यावरोध है, ओके, अतः यह व्यावरोध है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस y² बराबर हो जाएगा मेरे पास l² और r बराबर कितना होगा तुम्हारे पास l हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया कार्तीय निर्देशांक और ये हो गया तुम्हारे पास कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। कर लोगे ना इसको कवर, तो ये एग्जाम्पल हो गया, समझा सकते हो आप एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट्स, ओके। तो हो गया यहाँ तक। चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, ठीक है, डाल देता हूं मैं हेडिंग, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट, ओके सर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो यह यानी कि जो कंस्ट्रेंट होता है ना, कंस्ट्रेंट यानी कि कंस्ट्रेंट्स निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए साहब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्टेंट निम्न प्रकार के होते हैं, ओके सर, निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार होता है स्केलेरो, ठीक है, स्केलेरोनोमी, ध्यान देना, स्केलेरोनोमी कंस्टेंट। हिंदी में लिखूंगा इंग्लिश में लिख दूं, चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यार, स्केलेरोनोमी, ठीक है, और कंस्ट्रेंट। चलिए साहब ओके। अब ये क्या होता है, यानी कि समय पर, यानी कि यह व्यावरोध यानी कि यह कंस्ट्रेंट समय पर निर्भर नहीं करता। रख ले देता हूं मैं, यह समय पर निर्भर नहीं करता, ज़्यादा बड़ा ना हो गया बस टॉपिक, यह समय पर निर्भर नहीं करता। यार पेपर में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, ये समय पर निर्भर नहीं करता है, ओके ओके सर, ये समय पर निर्भर नहीं करता, यानी कि ऐसा व्यावरोध जो समय पर निर्भर नहीं करता है स्केलेरोनोमी कंस्ट्रेंट यानी कि व्यावरोध कहलाता है। जैसे रिजिड बॉडी, जैसे बेटे रिजिड बॉडी का नाम सुना आपने, दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी, ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी, ओके सर, ओके। अच्छा इसका मैं पहला नंबर ये लूँ, ठीक है, इसका एक भैया और रहेगा, इसको मैं ए मान ले जाऊँ। देखो ध्यान से बेटे, इसको अगर पहला नंबर मान के ए मानोगे तो इसका बी भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा,
ठीक है। और बी होता है इसका राहियो, ध्यान देना बेटे, राहियोनोमी, ठीक है, राहियोनोमी कंस्टेंट। तो ये क्या होता है बेटे, समय पर निर्भर नहीं करता, लिख दो डायरेक्ट, यह समय पर निर्भर नहीं करता। ओके सर, यह समय पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, मान गए सर आपको, यह समय पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ये टाइम पर निर्भर नहीं करता, ये समय पर निर्भर करता है, सही है, ये समय पर निर्भर करता है, ये नहीं करता है और ये करता, ठीक है। चलिए साहब, जैसे तार पर फिसलता कण, जैसे तार पर फिसलता कण, जैसे तार पर फिसलता कण, ठीक है सर, ठीक है, फिसलता कण। अच्छा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों के, बहुत इजी टॉपिक है, तो आप लोग मेहनत करो, ठीक है, पढ़ो इस चीज़ को। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, तब तक आप इसको क्लियर कर लो, छोड़ो मत एक भी पॉइंट, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, वर्ड वगैरह इंग्लिश में यूज़ करो अधिकांश, क्योंकि आगे एमएससी आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको ठीक से पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ो, जब मैं जम के पढ़ा रहा हूँ आपको, तो तुम्हें भी जम के पढ़ना है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, इसका दूसरा नंबर मेरे पास आता, दूसरा नंबर आता है मेरे पास होलोनोमी का, नाम सुना है आपने, होलोनोमी, कितना शानदार नाम है, देखो बेटे, होलोनोमी, ठीक है, होलोनोमी, ठीक है, होलोनोमी कंस्ट्रेंट। ओके सर, होलोनोमी कंस्ट्रेंट, बेटा क्या होता है होलोनोमी कंस्ट्रेंट? तो यार ये तो बिल्कुल सिंपल से, ये वेग पर निर्भर नहीं करता, ये वेग रहित होता है, ठीक है, यह वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यह कौन, कंस्टेंट, यह वेग पर निर्भर नहीं करता, यह वेग पर निर्भर, ठीक है, यह वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ओके सर, ओके, करता, ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जो कि आप लिख दो, बताओ बेटा जल्दी, इसका कोई एग्जाम्पल है ऐसा? जैसे झुके हुए तल पर, झुके हुए तल पर, ठीक है, लुढ़कता हुआ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है बेटे, ओके ओके ओके। अच्छा, इसका जो ए पार्ट ये हो गया, इसका बी पार्ट और आता है, इसका बी पार्ट आता है नॉन, ठीक है, लाइन पकड़ करना, नॉन होलोनोमी, ठीक है बेटे, नॉन होलोनोमी, नाम भी अजीब ही है इनके, नॉन होलोनोमी कंस्ट्रेंट। ओके सर, ओके, कंस्टेंट। ये तो एक सिंपल नॉर्मल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर तो अब आगे स्टार्ट होगा, जब पढ़ाऊंगा आपको तो चैप्टर, घबराओ मत अभी, इतनी जल्दी घबराने की क्या ज़रूरत है यार। तो ये वेग पर निर्भर करता है, ये लिख लो बेटे, ये है वेग पर निर्भर करता है, ओके, यह है वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है सर। अच्छा, ये वेग पर निर्भर करता है, चलिए साहब, ये वेग पर निर्भर करता है, ओके। थर्ड नंबर आ गया हमारा, इसका थर्ड नंबर आ गया बेटे, थर्ड नंबर आ गया वाई लेटरल, नाम सुना है आपने काय का, वाई लेटरल कंस्टेंट, ओके सर, वाई लेटरल कंस्टेंट, ठीक है सर, ठीक है, यानी कि इसे समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, आराम से याद कर लोगे यार आप, इसे समीकरण द्वारा, ठीक है सर, इसे समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, इसे समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे रिजिड बॉडी, जैसे बेटे रिजिड बॉडी, ठीक है, जैसे रिजिड बॉडी। अब एक और रह गया मेरे पास, इसका जो ए नंबर ये हो गया और बी नंबर रह गया मेरे पास मेरे दोस्त यूनिलैटरल, ठीक है, यूनिलैटरल। तो यार ये समझ में आ रहा नहीं आप लोगों के, अरे सिंपल सा टॉपिक है, इसे समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिख लो आप, इसे समीकरण द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे समीकरण द्वारा व्यक्त, ठीक है सर, व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, ओके ओके, चलो मैं हरी दे रहा हूँ, हटा के इसको, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल? तो इसको आप समीकरण द्वारा व्यक्त कर ही नहीं सकते। जैसे जो गैस जार आता है, गैस का डिब्बा, कोई डिब्बा आता है जिसमें आप सामान रखते हो यार, उसे गैस जार मान लो, उसके अंदर गैस भर दी, तो गैस जार में गैस के कण की गति, ठीक है, गैस जार में, जैसे एग्जाम्पल इसका ये आता है, जैसे गैस जार में, ठीक है बेटे, गैस जार में, ठीक है, गैस जार में, ओके ओके, गैस जार में गैस के कण की गति, गैस के कण की गति, ओके सर, गैस जार में गैस के कण की गति, ओके ओके ओके।
ओके बेटे, ठीक है। अब इसके बाद एक और रह गया तुम्हारे पास डिसिपेटिव यानी कि क्षयकारी, इसको बोलते हैं क्षयकारी, क्षयकारी यानी कि डिसिपेटिव, ठीक है। कंस्ट्रेंट, ओके सर, ओके। डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट यानी कि बल लगाने पर, बल द्वारा नेट कार्य किया जाए लेकिन ऊर्जा संरक्षित ना हो। ध्यान देना, बल लगाने पर, बल लगाने पर, ओके सर, बल लगाने पर नेट कार्य किया जाए, नेट कार्य किया जाए, ठीक है। तथा बल लगाने पर नेट कार्य किया जाए तथा 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 ऊर्जा संरक्षित ना हो, ऊर्जा संरक्षित ना हो, ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? तो उसे डिसिपेटिव यानी कि डिसिपेटिव, ओके ओके, डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं, डिसिपेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, अरे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आराम से आप कर लोगे। जैसे परिवर्ती लंबाई के लोलक की गति, परिवर्ती लंबाई के लोलक की गति, लोलक की गति, परिवर्ती लंबाई के लोलक की गति, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके उदाहरण दे दिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, अगर पूछ लिया तो क्या यार व्यावरोध क्या होते हैं, व्यावरोध कितने प्रकार के होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो लगभग मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं, और इस क्वेश्चन को लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ कि व्यावरोध क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ उदाहरण दीजिए। ऐसे करके सेम टू सेम ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, ठीक है। तो बढ़िया करके पढ़ो इस टॉपिक को, और नेक्स्ट लेक्चर मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।